वेलकम एवरीवन। देखिए, अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो आप दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक आप सर्कल पढ़ चुके हैं, दूसरा सिलेंडर। तीसरा और सबसे अहम टॉपिक मेंसुरेशन में है वो है कोण, शंकु। देखिए, समस्या है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शंकु की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। देखिए, अगर हम शंकु के स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई शंकु कैसे बनेगा, नॉर्मल कंडीशन में समझने का प्रयास करें, तो मैंने कहा ये त्रिभुज का ही प्रारूप है। ये एक त्रिभुज का ही प्रारूप है, बशर्ते कंडीशन ये है कि त्रिभुज की अगर बात करें, अगर ये त्रिभुज है तो ये 2 डायमेंशनल होता था, है ना। इसके दो ही कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, x और y एक्सिस। x के लिए आप लंबाई या चौड़ाई कह सकते हैं, y के लिए आप ऊंचाई कह सकते हैं। लेकिन अगर हम शंकु की बात करें तो आप कोण की बात करें तो आप कहेंगे 3 डायमेंशन। थोड़ा सा इन्वेंशन है इसमें। कैसे? मैंने नीचे वाले पार्टीशन को ऐसे सर्कुलर वे में कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे है ना। देखिए, एक्चुअल में ये चीज आपको यहां से नहीं समझ में आएगी कैसे बना होगा। ये अच्छे से अगर समझाया जाए तो आपको देखने में ये लग रहा है एक त्रिभुज है। नहीं, आप कभी डेरा देखे होंगे, जिन बच्चों ने ट्रेवल किया होगा या फिर आप हॉलीवुड मूवियां देखते होंगे, उसमें अक्सर अगर जंगल की सीन्स लिए जाते हैं तो आप देखिए तंबू का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, तंबू का निर्माण कैसे होगा कि आपने अगर टेंट की बात करें, आप जो आर्मीज की जो टेंट है वो ऐसे रहती है कि आप एक पोल आपने लगा दिया ऐसे, बिल्कुल ऐसे पार्टीशन में। तो 3D कहने का मतलब है कि इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। ये देखिए, लंबाई कर दिया, विड्थ चौड़ाई कर दिया, ये मान लेते हैं कुछ ऊंचाई भी होगी, ठीक है। तो अगर हम शंकु के डेफिनेशन की बात करें कि आप शंकु किसे कहेंगे, तो देखिए शंक्वाकार डेरे से तो डेफिनेशन निकल के नहीं आता कि आप किसे कहेंगे शंकु है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर वृत्ताकार घेरा बना आधार पर तभी वह शंकु है, और अगर वृत्ताकार घेरा नहीं बन रहा तो वो फिर त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन अगर लगाने की बात इसमें करें या फिर इसके हम फार्मूले की बात करें कि फार्मूले का इन्वेंशन कहां से हुआ होगा, फार्मूले का निजात कहां होगा। देखिए क्या क्या चीजें दी गई। मैंने कहा देखिए, एक्चुअल में ये पिचका हुआ हिस्सा लग रहा है, ये पिचका हुआ हिस्सा नहीं है, ये पूरा राउंड सरफेस है नीचे का, पूरा नीचे का राउंड सरफेस है, फिर ऊपर से टॉप पर चीजें गई हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं कि नहीं, अगर आपके दिमाग में आएगा अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये आर होगा, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो आपके दिमाग में ये होगा कि ये यहां से यहां की दूरी आर नहीं हो सकती, लेकिन एक्चुअल में ये भी आर है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सर्कल चूंकि 3 डायमेंशनल है, कोण चूंकि 3 डायमेंशनल है, इसलिए बोर्ड पर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया सकते। ये जो गोला आप देख रहे हैं ये ऐसे बना होने के बाद बिल्कुल ऐसे बाहर की तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रेडियस प्रत्येक जगह पे बराबर होगा। सबसे पहले देखिए, मैंने यहां से एक डेडलाइन ऊपर से नीचे तक मिला दी। आप इसे कहेंगे यह है ऊंचाई, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया रेडियस। बात करते हैं इसकी, जो ये तिरछी ये क्या है, तो आप इसे कहेंगे, अगर कोण की भाषा में कहें तो आप कहेंगे स्लेंट हाइट, जिसे आप कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या हो गया ये? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो 3 चीज इसमें सबसे अहम है। पहला क्या है, आपने देखा कि अगर हम सेंटर से इस टॉप ऑर्डर को आपस में मिलाएं तो यहां से एक सीधी लाइन इसको टच करती है, जिसे आप ऊंचाई कहेंगे। फिर आप देखेंगे कि अगर ये सेंटर है और नीचे मैंने एक सर्कल बनाया डॉटेड लाइन का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अपनी एक रेडियस होगी, इसका मतलब यहाँ भी अपना एक एरिया होगा, ठीक है। और देखिए, तिरछा यहां से भी है, तिरछा यहां से भी है। तो देखिए, अगर मैं देखूं, अगर मैं सर्कल नहीं बना रहा तो मैं कहूंगा यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे? क्योंकि बीच से आपने डिवाइड किया, यह भी बराबर, यह भी बराबर, इसका मतलब है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है। और समद्विबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है उसमें यह कहा गया कि त्रिभुज में वह त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं या फिर 2 कोण आपस में बराबर होते हैं, हम उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो आप कहते थे अगर ये स्लेंट हाइट है तो ये भी स्लेंट हाइट होगा। अब बात करते हैं स्लेंट हाइट को दिखाते कैसे हैं, आप कहेंगे स्मॉल एल से, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गई, ये स्लेंट हाइट हो गई। 3 चीजें इसमें आसान थी। अब ये 3 चीजें आपको प्रॉपर्टीज में दिखानी थी। अब बात करते हैं फार्मूले की। पहला फार्मूला क्या बनता है आपसे, तो पहला फार्मूला बनता है वॉल्यूम ऑफ द कोन। पहला फार्मूला क्या बना, वॉल्यूम ऑफ द कोन। आपने लिखा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। मजा आएगा।
देखिए इसलिए मजा आएगा क्योंकि अब तक जो चीजें आपने देखी उसको कहीं ना कहीं से कट करके पार्टीशन बनाया जा सकता था, बट यहाँ पे आप कट करके इसका वॉल्यूम नहीं कंसिडर कर सकते, है ना। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहली बात तो आपको ये चीजें 3D में विजुलाइज करनी पड़ेंगी और वो टफ है, ऐसा नहीं वो आसान है। देखिए शंकु का सबसे बड़ा जो है बढ़िया एग्जाम्पल ये है, आप देखते हो कि बर्थडे में बच्चे केक जो है वो टोपी जो इस्तेमाल करते हैं वो शंक्वाकार है, बिल्कुल ठीक है। और अगर एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं आप कि भाई शंक्वाकार पार्टीशन को आप समझाएंगे, तो मैं कॉपी की मदद से जो है प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझाया जाए। देखिए शंक्वाकार का मतलब हो गया, हालांकि ये थोड़ा सा उल्टा है। देखिए शंक्वाकार का मतलब है कि ये पार्टीशन पूरा चिपका हुआ और ये पार्टीशन बिल्कुल उभरा हुआ लेकिन एक रेडियस में, है ना। ये पूरा जो है बिल्कुल पिन की तरह, जिसे आप खूंटी कहते हैं उसकी तरह, और ये हिस्सा जो है बिल्कुल जो है सर्कुलर की तरह होना चाहिए। तो आप देखेंगे कई सारे सर्कल से मिलकर के इस पार्टीशन का निर्माण हुआ। तो अगर आपको ये समझना है कि शंकु क्या है, तो आप ये कहेंगे कि बर्थडे में जो आप हेड इस्तेमाल करते हैं, जो आप टोपी इस्तेमाल करते हो, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शंकु का। वहां से नहीं समझ में आता तो आप ये कहिए कि अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो आप देखेंगे आइसक्रीम का जो कोन है, आइसक्रीम का जो कोन है जिसमें आइसक्रीम भरी जाती है वो शंक्वाकार होती है, वो शंकु का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले आपका शंकु का आयतन आपसे पूछा गया। आयतन के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होनी चाहिए। अब देखिए शंकु है, मैंने कहा सारी चीजें हम क्रिएट करना सीख रहे हैं, कैसे निकालेंगे। अगर ये पूरा पार्टीशन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसमें जो है वर्ग का लगाते, रेक्टेंगल का लगाते, वर्ग का लगाते या फिर आयत का फार्मूला लगाते, क्यूब का लगाते या फिर क्यूबाइड का लगाते। चूंकि फिगर टफ है, फिगर कोनी नुमा है, तो देखिए चूंकि मैंने इस तीन पार्टीशन, देखिए 1 2 3, मैंने 3 पार्टीशन पे हमको काम करना है तो मैंने बटे 3 कर दिया। 3 पार्टीशन में केवल एक जगह पे सर्कल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल उपलब्ध है, इसलिए मैंने लिखा 1 बटे 3। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप ये ऐसे समझिए कि इन सारे जो है इसके अंदर बहुत सारे सर्कलों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने देखा कि 1 2 3 भुजा है और एक भुजा पर आपने सर्कल का निर्माण किया, तो मैंने इसे लिखा 1 बटा 3, सही है। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। देखिए वॉल्यूम के अगर फार्मूले की बात करें, वॉल्यूम का फार्मूला जनरली मैंने कहा क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये तो हुआ भाई। वो फार्मूला भूल जाइए कि आपने सर्कल ए के लिए कौन सा फार्मूला लगाया, सिलेंडर के लिए कौन सा फार्मूला लगाया। आप सोच के देखिए कि अगर वॉल्यूम है तो वहां पर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होगा, है ना। वो तो लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई होता ही है, लेकिन अगर क्षेत्रफल दिया हो तो आप कहेंगे क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब सवाल यह आता है कि क्षेत्रफल निकालेंगे कैसा, क्या इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, क्या इसका क्षेत्रफल निकालना संभव है। नहीं संभव है, क्योंकि आप शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। और शंकु का क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाल सकते आप, वो इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि शंक्वाकार डेरा है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, सही है। तो आपने ये देखा कि जो नीचे का पार्टीशन है, जो नीचे का पार्टीशन, अब आप एरिया केवल उसी का निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं इस सर्कल के एरिया की बात करूं तो आप कहेंगे कि इस सर्कल का जो एरिया है वो कितना है। सर्कल क्या है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ऊंचाई कितनी है, आपने ऊंचाई को स्मॉल h कहा था तो आपने लिखा स्मॉल h, ठीक है। अब ये जा करके पूरे शंकु का आयतन कंसीडर हुआ। फिर से 1 बटे 3 बच्चे हमेशा सवाल करते हैं कि कहां से आया। मैंने कहा 1 2 3 भुजाओं पे आपने काम किया तो 3 को नीचे कर दिया, एक ही भुजा पर सर्कल बनाया तो 1 को मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। हालांकि कंसेप्ट थोड़ा टेढ़ा है लेकिन मेमोराइज करने के लिए तरीके अच्छे हैं, ठीक। मैंने कहा चूंकि हमें अगर वॉल्यूम का एक्चुअल मीनिंग पता है तो वो ये है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और मैंने कहा मैं शंकु का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता, मैं इसके आधार का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। क्यों निकाल सकता हूं, क्योंकि आधार क्या है, एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया क्षेत्रफल। ऊंचाई कितनी है, आप कहेंगे अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई स्मॉल h है। फार्मूला यहां से बनकर के आया, क्या बन के आया, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया शंकु का आयतन, क्लियर। अब बात आती है कि यूनिट क्या होगा। यूनिट कन्वर्जन मैंने कहा यूनिट मस्ट है।
आप जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे अगर यूनिट आपने नहीं लिखा नंबर आपको नहीं मिलने वाला, सही है। तो मैंने कहा चूंकि r का 2 बार गुणा हुआ, r का 2 बार गुणा हुआ और h का 1 बार, मैंने कहा जितने डायमेंशंस का गुणा होगा, डायमेंशंस का मतलब भुजाओं, ठीक है। देखिए अगर हम भुजाओं की बात करें, r का 2 बार गुणा 2 डायमेंशंस, h का 1 बार गुणा हुआ, एक और अतिरिक्त डायमेंशन, मतलब 3 डायमेंशंस का आपस में गुणा है, तो इसकी जो यूनिट आएगी उसे आप लिखेंगे घन इकाई, या फिर इसे आप लिख सकते हैं इकाई के पावर 3। इकाई का मतलब ये हुआ मीटर है तो घन मीटर, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहला फार्मूला तो आपने निकाल दिया शंकु के आयतन का। अब दूसरा फार्मूला क्या बनता है? दूसरा फार्मूला बनता है कि अगर हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालें, या फिर आप कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहेंगे आप? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे आप कहेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं इसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने लिखा CSA, जिसे आप कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको थोड़ा सा समझना टफ है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल थोड़े से बनाने इसके बड़े कठिन है ना। वो हमारे पास तो सारी चीजें उपलब्ध है नहीं कि आपको सीधे एग्जाम्पल से समझा दिया जाए, पर प्रयास है कि आपको अच्छे समझाया जाए। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ऐसे ही देख लेते हैं कि वक्र पृष्ठ का मतलब कि ऐसा आवरण जो इसके बाहरी वक्र पृष्ठ को पूरा पूरा ढक ले। फिर से मैंने क्या कहा कि ऐसा आवरण जो इसके पूरे वक्र पृष्ठ वाले पार्टीशन को ढक ले। अब वक्र पृष्ठ वाले पार्टीशन को ढकने का जो है फार्मूला थोड़ा सा चेंज यहाँ पे नजर आ रहा है। कैसे समझते हैं इसे? मैंने कहा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, ये देखिए ये त्रिभुज नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं त्रिभुज नहीं है, ये ऐसे कई सारे सर्कल से मिलकर के बना है, कई सारे सर्कल से मिलकर आपस में बना हुआ। तो इसका मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जितने सर्कल बने हैं सभी का क्षेत्रफल निकालना है। तो मामला यहाँ पे फंसता हुआ नजर आता है, लगाएंगे कैसे, सवाल ये फंसता है। देखिए अगर यहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो चूंकि ये सर्कल है तो मैंने सर्कल के लिए इस्तेमाल किया पाई। ध्यान से समझिएगा नहीं तो फिर हवा हो जाएगा। मैंने कहा ये एक सर्कल है और मैंने कहा इसका रेडियस r है, सॉरी सर्कल की वजह से मैंने क्या माना, पाई माना। अब मैं सारे पता नहीं कितने रेडियस से मिलकर के बना है, पता नहीं कितने वृत्तों से मिलकर के बना ये फिगर, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। मैंने बना तो दिया लेकिन पता नहीं लाखों असंख्य करोड़ों वृत्तों से मिलकर के शंकु का निर्माण हुआ होगा। मुझे इस बात की जो है जरा सा भी जानकारी है नहीं अभी तक, है कि नहीं? कोई बता सकता है कितने वृत्तों से मिलकर के बना? नहीं बता सकते आप, ठीक। तो इस कंडीशन में मैंने माना कि मेरा बेस लाइन जो है वो नीचे वाला आधार पार्टीशन है। तो अगर आधार की बात करें तो आप कहेंगे चूंकि कई सारे वृत्तों से मिलकर के बना है इसलिए वृत्त के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पाई। और चूंकि यहां से इसका रेडियस कितना है, r है, आपने लिखा r। अब इस पूरे आवरण का आपको क्षेत्रफल चाहिए था तो मैंने कहा इसकी ऊंचाई देख लेते हैं कितनी है, स्लैंट हाइट। हमेशा आप स्लैंट हाइट कंसीडर करेंगे, केवल ऊंचाई नहीं। क्या कंसीडर करेंगे? स्लैंट हाइट। अब बच्चों के दिमाग में वो ऊंचाई क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? ऊंचाई इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि अगर ऊंचाई केवल कंसीडर कर देते हैं तो इस आवरण का आप कंसीडरेशन कर ही नहीं सकते। यहाँ पे इस आवरण का कंसीडरेशन आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपने लिखा पाई r और ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई को आपने क्या कर दिया, l। फार्मूला आपका बनके क्या आया, पाई r l, जिसे आप कहेंगे CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r l। अभी l की हम बात करेंगे, ठीक है। अब यूनिट देखिए r भी एक भुजा है, यल भी एक भुजा है, तो इसका मतलब है आप लिखेंगे इसे वर्ग इकाई, ठीक है, या फिर इकाई का वर्ग। दो फार्मूले यहां से निकल के आए। अगला फार्मूला यहां से क्या होगा, देखिए कंफ्यूज जरा सा मत होइएगा, आप क्रिएट करना सीखिए। जरूरी नहीं हमारा मैटर लगाइए, आप अपने तरीके से करिए, लेकिन प्लीज प्लीज आप क्रिएट करना सीखिए क्वेश्चन, ठीक है। अगला हम बात करेंगे अब
टोटल सरफेस एरिया। किसकी बात करेंगे अब? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए TSA, आप इसे कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखा आपने इसे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मामला फंसा। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है? ये त्रिभुजाकार पार्टीशन का ऊपर और सर्कल का अलग से, दोनों को मर्ज कर देंगे तब जाकर के पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण आएगा। अच्छा क्यों? क्योंकि आपने कर्व्ड सरफेस एरिया में केवल इसके ऊपर का पार्टीशन ही कंसीडर किया। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे कोन आप जो बना होता है, जो आइसक्रीम का कोन है, उसका नीचे का हिस्सा जिधर कोन भरा जाता है, आपने कोन मान लिया तो आपने देखा ऊपर का हिस्सा खाली रहता है। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में आप खाली वाले हिस्से को नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप जो खाली वाला हिस्सा रहेगा, ये जो मैं मान लेता कौन मेरा बन गया ऐसे, ये तो आइसक्रीम का पार्ट, ठीक है। अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो इस पार्टीशन के अतिरिक्त इस सर्कल का भी हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आप कहेंगे त्रिभुज का इस पार्टीशन का क्षेत्रफल और बटे सर्कल का क्षेत्रफल। इस पार्टीशन का क्षेत्रफल का मतलब है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पार्टीशन का, और इसका एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझाते हैं आपको कैसे। मैं इस पार्टीशन को अलग अलग हिस्सों में कर रहा हूं। देखिए कैसे मैंने इसको तोड़ दिया। मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको रेक्टेंगल के टाइप में, ये ट्रायंगल के टाइप में बना दिया। पहला पार्टीशन ये, और दूसरे पार्टीशन को मैंने सर्कल कर दिया। इन दोनों को जोड़ करके हमें टोटल सरफेस एरिया मिलने वाला है। मैंने कहा कि इसमें चूंकि ये कई सारों से मिलकर के बना है, ठीक है, इसका मतलब है इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आपने भी निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। भाई चूंकि वृत्तीय है पाई, इसका रेडियस मैंने आर माना, एल की। अच्छा बच्चों के दिमाग में ये होगा कि आपने वक्र पृष्ठीय में भी इसको कंसीडर किया था। देखिए ये ओपन है, खाली था, तब मैंने आर कंसीडर किया, लेकिन अब भरा हुआ है, क्षेत्रफल तो चाहिए, अब ये भरा हुआ है, तो उस कंसीडरेशन में इसका हम अतिरिक्त निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों को जोड़िए। देखिए वैल्यू कितनी आई? आप इसे लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कर दिया आपने। अब देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं? पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, आपने कॉमन लिया, पाई आर बचा क्या? एल प्लस आर। तो आप कहेंगे कि अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, TSA की बात करूं, तो आप लिखेंगे पाई आर एल प्लस आर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप फार्मूला क्रिएट नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, तो आप क्वेश्चन लगा भी नहीं सकते, इसमें दो राय नहीं, ठीक है। तो कहीं आपको डाउट है? मुझे तो नहीं लग रहा कहीं आपको डाउट है। देखिए मैंने अलग अलग कर दिया, इसको ऊपर कर दिया और इसके सॉलिड पार्टीशन को, ये देखिए सर्कल जो नीचे वाला है ये पूरा सॉलिड है, इसको मैंने अलग कर दिया। मतलब इन दोनों को कंबाइंड करके हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, और इन दोनों को कंबाइंड करने पर ही वो जोकर वाली टोपी बनेगी। सही है। तो आपने देखा कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, भाई इसका हम यही क्षेत्रफल तो निकाल, नीचे वाला क्षेत्रफल इसका नहीं कंसिडर होता, इसका हम यही क्षेत्रफल कंसिडर करते हैं और इसे हम कहेंगे पाई आर एल। सही है। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कोई समस्या है नहीं, दोनों को आपने जोड़ा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैंने देखा कॉमन क्या है दोनों में? पाई आर, यहां बचा एल और यहां बचा आर एक। तो इसलिए आपका जो फार्मूला बना टोटल सरफेस एरिया का या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल। क्रम आप इसका आगे पीछे कर सकते हैं अगर प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यूनिट तो देख ही रहे हैं कि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई होगा या इकाई का वर्ग होगा, ठीक। तीन फार्मूले हो गए अभी तक शंकु के। एक अतिरिक्त फार्मूला बचा स्लैंट हाइट, जिसे आप कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहेंगे आप? तिर्यक
ऊंचाई। नोट्स बनाते रहिएगा, नहीं तो संग जितने भी मेंसुरेशन के पार्ट हैं वो आपको तकलीफ देंगे और ज्यादा तकलीफ देंगे, ठीक है। इसलिए नोट्स रिकवर करते रहिएगा। हालांकि आपके पास वीडियो मौजूद है तो आप बार बार चीजों को पॉज करके देख भी सकते हैं, बार बार प्ले करके, है ना। लेकिन अगर नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा फंडा आपका ज्यादा क्लियर होने वाला है, इसमें जरा सा भी सेंस है। एक अतिरिक्त इसमें मैंने कहा कि मैं अगर इस पार्टीशन को ऐसे बनाऊं, मैंने त्रिभुज एक बना लिया, ये ऐसे कर दिया और इसको मैंने सर्कल बना लिया, ये हो गया आपका पूरा सम। आपसे स्लेंट हाइट इसकी वैल्यू पूछी गई एल की। चलिए अगर एल की वैल्यू पूछी गई तो मैंने कहा ये चूंकि वृत्त की त्रिज्या है इसलिए स्मॉल आर, ये ऊंचाई है इसलिए स्मॉल एच। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, भाई समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है कि दो कोण समकोण के होंगे। देखिए इसमें एक ये पार्टीशन समकोण है, एक ये पार्टीशन समकोण है। तो मैंने कहा आप चाहे इधर कंसीडर कर लीजिए चाहे इधर कंसीडर कर लीजिए। अगर नामकरण हम कर दें ए बी सी तो आप कहेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए ये अगर कोण बी समकोण है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि मिनिमम एक कोण समकोण होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक कोण समकोण है तो आप क्या लिखेंगे 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, तो आप लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार कितना है आर स्क्वायर, और प्लस लंब का वर्ग है, लंब कितना है एच का स्क्वायर। मैंने कहा आपसे स्लेंट हाइट चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तिर्यक ऊंचाई का वर्ग नहीं चाहिए हमें, इसका मतलब है स्क्वायर की जरूरत नहीं है हमें। तो जब भी स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा वो किस पार्टीशन में हो जाएगा अंडर रूट पार्टीशन में, ठीक है। तो आपने लिखा इसे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया एल बराबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, और हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो चार फार्मूले मेन हैं, चार फार्मूले आपने इसके बना लिए। मेरे हिसाब से कहीं डाउट होगा नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए शंकु की क्वेश्चन उतने पेचीदे नहीं है जितने कि सिलेंडर के क्वेश्चन पेचीदे हैं। क्लियर है? चलिए अपने न्यूमेरिकल पार्टीशन पर हम आते हैं। भाई पहला क्वेश्चन देखिए, मेरे हिसाब से देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, कभी बच्चों की थोड़ी शिकायत रहती है कि कभी क्वेश्चन धुंधला दिखता है, ठीक है, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो। अब देखिए पहला क्वेश्चन है तो फिगर से भी समझने का हम प्रयास करेंगे। मैंने एक फिगर बनाया, किसका बनाया, शंकु का। अच्छा क्यों बनाया शंकु का, क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा था, नहीं लिखा, क्योंकि हम स्पेशल कैटेगरी पढ़ रहे हैं शंकु की, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा कि एक शंक्वाकार डेरा है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करिए जिसकी ऊंचाई और त्रिज्याएं क्रमशः इतनी दी गई। जब तक तिर्यक ऊंचाई नहीं कहेगा आप तिर्यक ऊंचाई की जगह पे रखेंगे नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं 20 बार समझाऊंगा आपको कि जब तक तिर्यक ऊंचाई कहीं लिख नहीं देता आप हमेशा उसे ऊंचाई कंसीडर करेंगे। मतलब देखिए क्या क्या दिया है, ऊंचाई का मतलब है स्मॉल एच, ये देखिए यहां वाला पार्टीशन, तो आपने इसे माना स्मॉल एच बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब है रेडियस दिया गया 3 सेंटीमीटर, आपने लिखा r बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए हिंदी में कंफ्यूजन है, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर हम इसे लिख सकते हैं CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता था, ये वाला पार्टीशन, केवल तंबू का ऊपरी हिस्सा, है ना, केवल तंबू का ऊपरी हिस्सा, तो ऊपरी हिस्से में नीचे आ नहीं रहा था। आप लिखते तंबू गोलाकार है इसलिए पाई, तंबू का एक अपना निजी रेडियस है इसलिए r, और इसकी चूंकि तिर्यक ऊंचाई है इसलिए n। तो फार्मूला ऐसे याद करेंगे, ऐसे है केवल, आप कहीं कई सारे रेडियस से मिलकर के बना है इसलिए पाई, उनकी कुछ त्रिज्याएं होंगी r, और चूंकि उनकी ऊंचाई है इसलिए स्मॉल है, ठीक है। अब मामला फंस गया। क्यों फंसा, क्योंकि आप पाई देख रहे हैं, r देख रहे हैं, लेकिन l तो है ही नहीं आपके पास। इसका मतलब l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, आपने भी पढ़ा कि अगर मैं इसे l मानूं थोड़ी देर के लिए, ये 90 अंश का कोण हो गया, l बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि कर्ण का वर्ग बराबर l का वर्ग बराबर h का वर्ग प्लस r का वर्ग। चूंकि हमें l चाहिए तो आप लिखेंगे अंडर रूट में h का वर्ग प्लस r का वर्ग।
अब देखिए जब भी स्क्वायर यहां से हटाना आप चाह रहे हैं तो दूसरा जो पक्ष होगा वो ऑटोमेटिक अंडर रूट में जाएगा। ठीक है, आपको यल की वैल्यू चाहिए, आपने वैल्यू पुट की। एच की वैल्यू कितनी है देखिए 4 का वर्ग, 3 की वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू कितनी है 3 का वर्ग। तो 4 देखिए, मैं इकाई का रूल बहुत अहम है मेरे लिए, आप पता नहीं यूनिट डिजिट से चीजें करते हैं कि नहीं करते। मैंने कहा कि आपसे ये नहीं पूछा गया यल निकाल के दिखाइए, आपसे पूछा गया आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप अगर डायरेक्ट में यल रख देते तब भी आपको नंबर एक ही मिलने वाला, 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर आधा नहीं मिलने वाला। कैसे लगाएंगे इसे, चलिए पूरा देख लेते हैं। 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, तो 16 9 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। यल का मतलब 5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया सेंटीमीटर। देखिए सारी वैल्यू आपकी आ गई। अब वैल्यू रखिए इसमें, पाई का मान क्या रखेंगे, सवाल ये फंसता है। मैंने कहा कि जब तक आपसे लिखा ना जाए कि पाई बराबर 3.14 रखिए तब तक आप 22/7 ही रखेंगे। आपने लिखा 22/7, आर का मान देखिए कितना है 3, एल का मान कितना आया 5। देखा, क्या आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आप चाहें तो इसे देखिए यहाँ पे कर सकते हैं 7 त्रिक 21 3.14 और गुणे 5 यहाँ 15, गुणा करवाइए। 15 चौका 60 6, 15 एकम 15 और 6 21 2 और 15 यहाँ 45 और 2 47। आप आराम से करिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो आप हमेशा दाएं से बाएं आएंगे दशमलव लगाने के लिए, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ। तो आपने लिखा 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद आपने दशमलव लगा दिया। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात करते हैं यूनिट की, जब तक यूनिट नहीं लिखेंगे सही नहीं माना जाएगा। 2 यूनिट का आपने इस्तेमाल किया, 2 डायमेंशंस का इस्तेमाल किया, तो आप लिखेंगे चूंकि है सेंटीमीटर, चूंकि 2 बार आपने इस्तेमाल किया इसलिए लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं था, आपको यल केवल अतिरिक्त निकालना था, आपने यल को अतिरिक्त कंसिडर कर लिया क्वेश्चन। क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है यदि एक शंक्वाकार डेरे के आधार का परिमाप 24 पाई है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो डेरे का आयतन बताइए। जरा सा भी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने एक ही सीक्वेंस में पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और मैंने कहा है कि जब जब एक सीक्वेंस में आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे चीजें आपके लिए पेचीदा रहेंगी। क्लियर है? तो पहले छोटा सा पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा एक शंक्वाकार डेरा, तो आपने सबसे पहले एक शंक्वाकार डेरा बना ही लिया, बन गया, ये हो गया शंक्वाकार डेरा। ठीक है, आधार का परिमाप, आधार के परिमाप का मतलब सिर्फ देखिए, आधार का परिमाप का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सर्कल का परिमाप। तो जो चीज पहले दिया गया उसको लिख लीजिए। आप लिखेंगे, इन्होंने कहा आधार का परिमाप हमने दिया है, तो आप कहेंगे कि आधार का परिमाप का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो है वृत्त का परिमाप। और वृत्त का परिमाप क्या है? आपने वृत्त का परिमाप पढ़ा, क्या होता है वो 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। तो आधार का परिमाप इन्होंने 24 पाई दिया है और वृत्त का परिमाप कितना होता है? वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। भाई वृत्त की परिधि वृत्त का परिमाप है, सही ना? अब मामला फंस गया इसमें कि आधार का परिमाप 24 पाई, वृत्त का परिमाप 2 पाई है। तो क्या यहां से कुछ रिलेशन निकलने की संभावना है? बिल्कुल है कि आधार का परिमाप का मतलब है केवल और केवल वृत्त का परिमाप, और चूंकि वृत्त के परिमाप का फार्मूला है, मतलब आप कह सकते हैं कि आधार का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। तो आपने यहां पे लिखा आधार का परिमाप बराबर, आधार का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। देखिए आधार का परिमाप कितना है 24 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। देखिए यहां से निकल के क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 बरहिया में 24, तो इसका मतलब आर बराबर 12। यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट क्या लेके आप चले थे सेंटीमीटर, तो आपने कहा सेंटीमीटर। एक वैल्यू निकल के आ गई, क्या आई? आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़िए, और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई। आपने लिखा कि केवल ऊंचाई की बात की, इसका मतलब स्मॉल h की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेरे का आयतन, डेरे का आयतन मतलब है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम, फार्मूला क्या हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर h।
वैल्यू पुट करिए 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए 12 है तो आपने लिखा 12 गुणे 12 दो बार, और एच का मान कितना है 5 है तो आपने इसे लिख दिया 5। कैलकुलेशन का पार्टीशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ये देखिए 3 चौका 12, इसको अगर काटेंगे 22/7 तो आप लिखेंगे 3.14 गुणे, ये देखिए 5 चौका 20 और गुणे 12। जिनके कैलकुलेशन में, जिनके गुणनफल में 0 मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो, हम गुणा उसी का पहले करेंगे। आगे अब चाहे तो आप 12 का कर लीजिए, नहीं तो इसका कर लीजिए सीधे पहले फंक्शन में। तो मेरे हिसाब से मैं 2 का गुणा इसमें कर लेता हूं। देखिए ये 0, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, नो डाउट 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव गुणे 12। देखिए 12 गुना 24 इसलिए नहीं गुणा किया क्योंकि 24 में 3.14 का गुणा थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, गुणा करिए, ये 12 सुना सुन, नो डाउट 12 8 96, तो ये 9 आ गया, ठीक है। और 12 दूना 24, 6 30, 3 33, फिर से 3 बचा, और 12 6 72 और 3 75, दशमलव कितने स्थान के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो उधर से आइए 2 अंक के बाद, तो आपने 2 अंक के बाद दशमलव लगाया। ये किसकी वैल्यू आई? वॉल्यूम ऑफ द कोन। बात करते हैं यूनिट की। देखिए कितने यूनिट का गुणा हुआ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 यूनिट का गुणा हुआ, तो आपका जो है यूनिट आएगा वो किसमें आएगा, दिया किसमें है, सेंटीमीटर में, तो आप लिखेंगे इसे सेंटीमीटर क्या क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर निकल के आया। देखिए एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप फंसने वाले हैं। कोशिश करिए क्वेश्चन का शॉर्ट पार्टीशन रखने के लिए, आप क्वेश्चन को आधे आधे पार्टीशन में समझने का प्रयास करें। जब एक बार पूरा कैलकुलेशन आप कर लेंगे फिर क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे तो आपको डाउट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को तोड़कर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो फिर आप फंसने वाले हैं, या नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में फंसेंगे। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें जरा सा भी दम नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए चीजें देखें। कौन में बहुत से टफ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन ब्रेक करके तोड़ना आता होगा, ठीक है। चलिए अगले पार्टीशन पर आते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं क्या लिखा गया है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। तो मैंने कहा पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप स्टार्टिंग में ही आपने क्वेश्चन देख लिया, अब उसे एनालिसिस पर हम आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन डेटा हमारे पास क्या उपलब्ध है। इसने कहा त्रिज्या को मैंने, देखिए त्रिज्या और ऊंचाई मतलब आर और एच का अनुपात उन्होंने दिया है 5:12। देखिए क्वेश्चन का हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन में आपने 5x मान के लगाया और 12x मान के लगाया हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे हम क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज करते चलेंगे, ठीक है। आपको समस्या ना आए, जो है ऐसा प्रावधान हम जो है ऐसा प्रारूप हम क्वेश्चन के जो है मेथड्स में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो आपने r अनुपाते जो है h लिख दिया 5:12, ठीक है। आगे अभी देखिए क्या रूल इसका आता है। अगर हमें r अलग से निकालना हुआ, ये देखिए अनुपात का मतलब ये है कि यहाँ पे जो यूनिट की बात आएगी, जिसे आप कहते हैं सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, डेसीमीटर, वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे 5x 12x रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, ये क्वेश्चन आप आगे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा, यदि शंकु का आयतन दिया गया है v = वॉल्यूम दिया गया 314 मीटर क्यूब, ठीक है। तब शंकु की त्रिज्या की गणना करिए किस कंडीशन में, पाई बराबर 3.14। मैंने आपसे कहा था कि जब जब आपको दिया जाए कि पाई बराबर 3.14 रखना है तभी आप रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। नहीं तो होता क्या है कि डेसिमल पार्टीशन आने की वजह से कैलकुलेशन टफ हो जाता है, सही है। तो मैंने कहा पाई बराबर 3.14 रखेंगे, तो आपने लिख दिया पाई = 3.14, सही है। अब आपको सवाल यह है कि आपसे पूछा गया कि शंकु की त्रिज्या की गणना करिए। त्रिज्या का आपने अनुपातिक मान 5 माना है, तो अगर त्रिज्या और रेशियो, त्रिज्या और हाइट, या फिर आप कह सकते हैं त्रिज्या और ऊंचाई, अगर दोनों जाहिर सी बात है एक ही यूनिट के होंगे, इसका मतलब मैंने अगर माना कि अगर मैं मान लेता हूं कि त्रिज्या अपनी क्या है, r बराबर x सेंटीमीटर है, और तो उस कंडीशन में 5 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5x। ऊंचाई भी उसी कंसिडरेशन में क्या हो जाएगा 12 ऑफ x हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर।
तो कैसे निकालेंगे, सवाल ये फंसता है कि क्या इसमें कर्व सरफेस एरिया रहेगा, टोटल सरफेस एरिया रहेगा? नहीं, क्वेश्चन में जो चीजें मेंशन है, जो चीजें मेंशन है वो से देखिए आयतन दिया हुआ, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाइए। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए वॉल्यूम कितना दिया गया है 314 लिख दिया आपने, नो डाउट, 1/3 कर दिया, पाई का मान 3.14 है, आर का मान 5x, तो आपने लिखा 5x का होल स्क्वायर, और h का मान कितना है 12 ऑफ x। ठीक है, देखिए यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसको अगर x का हम 5 में गुणा कर दे तो वैल्यू r की आ जाएगी। ऊंचाई भी अगर पूछता तो x की वैल्यू निकालने के बाद हम 12 का गुणा कर देते, वैल्यू किसकी आ जाती है, ऊंचाई की आ जाती। क्लियर है? देखिए सिंपलीफाई करने का काम, अब देखिए यहाँ कैंसिल मत करने लगिएगा, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, जिन चीजों का चुनाव थोड़ा सा टफ है उसको टफ बने रहने दीजिए। चलिए कैसे लगाएंगे इसे, मैंने कहा कि अगर इसके नीचे हम 100 कर दें, कैसे लिखेंगे, दशमलव यहां से हटाया तो दशमलव के नीचे 1 लिखा, दशमलव के बाद 2 अंक 2 0, ये दशमलव हट गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ 314 यहां और 314 यहां कैंसिल आउट। अभी देखिए क्या इसमें इंटरेस्टेड है आगे, यहां देखिए ये आप कर सकते हैं 3 चौका 12। देखिए बचा क्या, अभी भी यहां तो कट गया तो वैल्यू 1 बची, ये देखिए 3 1 4 कैंसिल आउट हो गया है, 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 25x स्क्वायर इंटू 4 ऑफ x इज इक्वल टू 1 ऑफ 100। यहां से हम कर क्या रहे हैं x की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अनुपातिक मान दिया गया और मुझे वैल्यू किसकी पूछी है, त्रिज्या की। अगर x की वैल्यू आप नहीं निकाल पाए तो त्रिज्या की वैल्यू नहीं कंसीडर कर पाएंगे। सही है, तो आपने यहां देखिए क्या लिखा, आप इसे लिख सकते हैं 25 चौका, देखिए 25 चौका 100 और 4 से 4 कैंसिल, तो कुल मिला के बचा एक ही यहाँ पे, और x स्क्वायर का x में गुणा हुआ वैल्यू बाई x ऑफ क्यूब। ठीक है, आपको x क्यूब की वैल्यू नहीं मांगेगी, आपसे किसकी वैल्यू मांगेगी, x की वैल्यू मांगेगी। तो आप अगर इसका x बराबर आप अगर करें, देखिए x बराबर अगर आप कर रहे हैं तो ये क्यूब है तो रूट यहाँ लगाइए 3 1 कर दीजिए, इसका मतलब यहाँ भी x बराबर वैल्यू कितनी आई 1 सेंटीमीटर। एक का आप घनमूल निकालिए, वर्गमूल निकालिए, अंडर रूट की पावर 100 निकालिए, तब भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। आपसे इसने सीधे पूछा है कि आप शंकु की त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए। शंकु की त्रिज्या को आपने क्या माना, r बराबर 5 आप x माना है, तो आप लिखेंगे 5x की वैल्यू y 1, तो इसका मतलब r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यही आपसे पूछा गया था कि आप शंकु की त्रिज्या की गणना करें। तो आप क्वेश्चन में ढूंढेंगे क्या चीजें आपको दी गई हैं, गिवन डेटा के आधार पर ही आप उसी से रिलेटेड फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डेसिमल पार्टीशन का और यूनिट कन्वर्जन का। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देखिए, उन्होंने कहा दो शंक्वाकार डेरे एक ही समान ऊंचाई के हैं, तो जो जो चीजें दी हैं उसको हम साथ में लिखते चलते हैं। इन्होंने कहा डेरों की जो ऊंचाइयां हैं, तो मैंने कहा अगर दो शंकु हैं तो इसका मतलब h1 बराबर, ये पहले शंकु के लिए h1 मैंने माना, उसकी भी ऊंचाई h, और दूसरे शंकु के लिए मैंने h2 माना, उसकी भी ऊंचाई h। ठीक है, यही था कि मैंने पढ़ा, अभी पूरा पढ़ा नहीं। आगे, यदि पहले शंकु की त्रिज्या, देखिए पहले शंकु का मतलब r1, पहले शंकु की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या की, तो मैंने कहा अगर हमें दूसरे शंकु की त्रिज्या पता रहेगी तभी आप पहला कंसीडर कर पाएंगे। तो मैंने माना दूसरे शंकु की त्रिज्या जो है वो है r, तो पहले शंकु की त्रिज्या हो जाएगी r/2। चेक करते हैं क्या स्टेटमेंट सही है। इन्होंने कहा पहले शंकु की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है, दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है, बिल्कुल सही। तो दोनों शंकु के आयतनों का अनुपात आपसे पूछा गया, आप कैसे निकालेंगे, इसका मतलब सबसे पहले हमें आयतन चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं पहले शंकु के आयतन की बात करूं तो आप इसे कहेंगे v1, और दूसरे शंकु के आयतन की बात करूं तो आप इसे कहेंगे v2। चूंकि शंकु के आयतनों का अनुपात पूछा है इसलिए आप लिखेंगे पहले शंकु का आयतन v1, ठीक है, इज इक्वल टू, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, चूंकि 1 है तो r1 और h1। फिर दूसरे शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई, कोई चेंजिंग नहीं, r की जगह पे r2 स्क्वायर, और जो है h1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे h2। इसने पूछा दोनों शंकु का अनुपातिक मान, तो आपने लिखा v1 अनुपात v2 बराबर
1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर अनुपाते 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो ये H स्क्वायर नहीं होना चाहिए भाई, पाई 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ऊपर नीचे करके लगाया था, यहाँ हमने सीधे कर दिया अनुपातिक वैल्यू कि ऐसा नहीं क्वेश्चन आप एक तरीके से लगा सकते हैं, जितने तरीकों से मेथड बन सकता है सारे प्रारूपों में आप लगाइए। तो कैंसिल आउट देखिए क्या हो जा रहा है, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जा रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब आगे आपने लिखा V1 अनुपाते V2 बराबर R1 की वैल्यू क्या है, आप लिखेंगे R/2 का स्क्वायर और H1 की वैल्यू क्या है H अनुपाते। यहाँ भी R2 की वैल्यू क्या है R है, तो आप लिखते R का स्क्वायर और H2 का मान भी क्या H। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, अभी भी H से H कैंसिल हो गया। आगे चलिए आपने लिखा V1 अनुपाते V2 इज इक्वल टू R का स्क्वायर किया R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4 अनुपाते ये हो गया R स्क्वायर, कुछ बचा ही नहीं, कैंसिल करिए इसे। ये देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक शंक्वाकार डेरे के आधार का व्यास, तो मैंने कहा पूरा क्वेश्चन पढ़ने से कहीं बेहतर हम आधा क्वेश्चन पढ़ें और वहां से अपना हम गिवन डेटा निकालने का प्रयास करेंगे। क्या क्या चीजें दी गई, इन्होंने आधार का व्यास दिया गया है, तो व्यास को आप कहेंगे कैपिटल डी, डायमीटर वो है कितना 16 मीटर। तो आप देखेंगे फार्मूले में कहीं भी आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप इसको जो है डायमीटर से फार्मूला बनाइए, आपसे हमेशा रेडियस की बात की गई, त्रिज्या की बात की गई। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए ये है वृत्त, ये है आधार का व्यास, तो मैंने कहा अगर मैं फार्मूला देखूं तो आप कहेंगे व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, सही है। तो व्यास की वैल्यू से 16 मीटर दी, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें त्रिज्या की वैल्यू आ जाती है 16 बराबर 2 गुणे त्रिज्या, है ना। आप 2 से कैंसिल आउट करते 2 8 16, तो त्रिज्या की वैल्यू आ जाती 8 मीटर। क्योंकि सारी चीजें मीटर में है इसलिए आपका ये फंक्शन आ गया मीटर में। आगे तथा ऊंचाई दी गई है, तो इसका मतलब h की वैल्यू आ गई, कितनी आई 15 मीटर। इसकी वैल्यू कितनी आई 15 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसने कहा उस कैनवास का क्षेत्रफल, देखिए कैनवास का मतलब तालपत्री जिसे आप कहते हैं, जैसे जो है देहात की भाषा में आप कहते हैं तंबू पर अगर हम जो है मैट बिछाएं, चटाई बिछाएं, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज कैनवास है। आप इस चीज को लेकर परेशान ना हो, कैनवास का मतलब बोल नहीं, ये गेंद वाला कैनवास नहीं, यहाँ पे कैनवास का मतलब है तंबू, तंबू के ऊपर आप जो कपड़ा डालते हैं वो यहाँ पे कैनवास है। तो इसने कहा उस कैनवास का क्षेत्रफल बताइए जिससे पूरा पूरा डेरा ढका जा सके। अब देखिए ढका जाने का मतलब क्या है, कभी आप तंबू बना हुआ अगर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे तंबू इधर से डाल दिया जाता है, इधर से डाल, कभी आपने देखा नीचे से कपड़ा बिछाया गया हो, नहीं बिछाया जाता। इसका मतलब है कि इसने पूरा पूरा जो है डेरा ढका जाने की बात की है, या ये लिख सकता था कि पूरा पूरा जो है डेरे का आप क्षेत्रफल बता दीजिए, है ना, कि जिससे जो है कितने हमें मीटर के कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन के प्रारूप कई तरीके से हैं, इस चीज को आप लेके परेशान ना हो। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये देखूं कि मैं इसके ऊपर टेंट बिछा रहा हूं, तो इसका मतलब यही हमें सरफेस है, यही सरफेस जो हमें रिक्वायर्ड लेंथ हमें प्रदान करेगा, मतलब इतना ही हमको पार्टीशन में लगना है। अब देखिए 4 फार्मूले आपने पढ़े, स्लैंट हाइट तय ऊंचाई, उसकी जरूरत अभी तो यहाँ नहीं लग रही। जो पूछा गया, क्या पूछा गया है, वॉल्यूम तो पूछा नहीं सीधे कहता अंदर वाला पार्टीशन, टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा गया, नहीं ये भी पूछता नीचे वाला तंबू जो अतिरिक्त है, देखिए ये वाला पार्टीशन जो अतिरिक्त है ये भी आपसे सवाल पूछता है, ये भी नहीं पूछा गया। बचा क्या, आप कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे आप कहेंगे वक्र पृष्ठ, जिसे आप कहेंगे वक्र पृष्ठ। इसका मतलब है केवल इस जो है क्षेत्रफल की आपको जो है ये वाला आपको क्षेत्रफल निकालना है। फिर से इसने कहा है उस कैनवस का क्षेत्रफल बताइए जिससे पूरा पूरा जो है डेरा ढका जा सके। तो मतलब ये डेरा, कभी आपने देखा नीचे भी तालपत्री डाली गई हो, नीचे भी पॉलीथीन डाली गई हो, नीचे भी दरी डाली गई हो, नहीं ना, हमेशा तंबू का मतलब है दोनों सरफेस पर। तो मतलब इतना क्षेत्रफल और बटे इतना क्षेत्रफल, आपको दोनों क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर दोनों क्षेत्रफल चाहिए तो आपने अतिरिक्त फार्मूला तो पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे आप कहेंगे वक्रीय पृष्ठ, या फिर आप लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, मुझे तो फंडा क्लियर है कि पाई आर एन। अब देखिए क्या दिया गया, पाई की वैल्यू नो डाउट 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाली अभी, आर बराबर 8 मीटर, सही है। अभी भी यल वाला पार्टीशन समस्या कर रहा है भाई, यल की आपको वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे। आपने कहा अगर मैं यहाँ से लंब डालूं इस पार्टीशन पर, मैंने इसको एक जो है स्ट्रक्चर बना दिया तंबू वाला पूरा। तो यहाँ देखिए ये है, ये तिर्यक ऊंचाई है जिसे आप यल कहेंगे, यहाँ से यहाँ की वैल्यू है आर जो कि त्रिज्या है, और ये है एच। तो देखिए क्या क्या दिया है, आपको यल चाहिए तो इसके मतलब एच और आर की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। देखिए एच की वैल्यू है और ये त्रिज्या है आर की, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। आपको केवल तिर्यक ऊंचाई चाहिए, वर्ग नहीं, तो आपने लिखा यल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही चलो। वैल्यू रखिए, पुट करिए, एच की वैल्यू है 15, तो आपने 15 का वर्ग कर दिया, और आर का वर्ग है 8, तो आपने कर दिया 8 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे सवाल थोड़ा सा टफ होता हुआ नजर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कैलकुलेशन में अभी भी फंसते हैं कि 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 37 का वर्ग टोटल करेंगे। तो आप सोच के देखिए, एक नंबर के क्वेश्चन में तो आपको एक से ज्यादा मिनट तो कैलकुलेशन करने में लग जाएगा, आप लगा कहाँ पाएंगे 1 मिनट में। तो आपसे एग्जामिनर तो ये नहीं पूछ रहा कि आप इसकी जो है स्लैंट हाइट बता दीजिए, तिर्यक ऊंचाई बता दीजिए। आपसे एग्जामिनर ये कह रहा है कि हमें वह क्षेत्रफल चाहिए जिससे पूरा पूरा डेरा ढका जा सके, सही है। तो मैंने कहा कि मैं अगर डायरेक्ट करने का प्रयास करूं, कैसे, इकाई का अगर अंग देखें हम, तो मैंने कहा 5 25 25 में इकाई का अंक 5, और 8 28 64 में इकाई का अंक 4, 5 4 9। मतलब अब देखिए, सोच के देखिए कि 15 से आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा आगे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 8 28 64 ही जोड़ा गया। मतलब 15 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आए। अब सवाल ये फंसता है कहां तक लेंगे। देखिए 16 66 36 नहीं आ रहा है, 7 7 49 7 ही दिख रहा है, ठीक है। 8 28 64 9 9 81 20 20 400, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मेरे हिसाब से तो आंसर सीधे मैं डायरेक्ट करता कि आंसर 17 है, लेकिन अभी भी आपके जेहन में समस्या है कि नहीं पूरा करके दिखाइए, तो पूरा कर लेते हैं भाई, है ना। क्या लिखते हैं इसे, 15 15 हो गया 225, और प्लस 8 28 हो गया 64, ऐड करते ये 5 4 9 6 2 8 और 2, और ये आगे वैल्यू किसकी 17 17 289। इसी चीज को हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि 15 का वर्ग 8 का वर्ग, आपने इकाई का अंक देखा 5 25 25 इकाई का अंक 5 8 28 64 इकाई का अंक 4 5 4 9। चूंकि जोड़ रहे हैं वैल्यू 15 से कम नहीं होगी, 15 से ज्यादा होगी, और 15 से ज्यादा में जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो मैंने कहा 16 17। देखिए जब भी देखना हो आप 3 से 4 अंक के बीच में इर्द गिर्द ही देखिए, ऐसा नहीं 10 अंक के बाद देखिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि 15 के बाद अगर हम चलना प्रारंभ करते हैं तो इकाई का अंक 7 का ही वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आ सकता है, या फिर 3 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आ सकता है। क्योंकि 3 काफी ज्यादा है, 23 में है, वो काफी दूर है, इसलिए हमने 17 को ही पहले कंसीडर किया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और फिर आप इस तरीके से अलग अलग पार्टीशन में क्लासिफिकेशन करके भी इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया। यल की वैल्यू आ गई, यल की वैल्यू कितनी आई 17। वैल्यू रखिए इसमें, पाई का मान आप रखते 22/7 हो जाता। आर का मान देखिए कितना है, आर का मान 8 मीटर है, 8 मीटर रखते हैं यहाँ पे, और यल का मान कितना है 17 है, यल का मान आप 17 रख देते। तो काम टफ हो गया आपके लिए, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट बेहद पेचीदा होता दिख रहा है। कटने वाला कोई पार्टीशन है ही नहीं आपका, है ना। और देखिए कोई पार्टीशन इसमें फंस रहा है, मेरे हिसाब से तो अभी नहीं दिख रहा कोई भी पार्टीशन। यहाँ पे समस्या है, कैसे निकालेंगे इसे। मैंने कहा कि अगर नहीं हम जो है कैंसिल आउट कर सकते तो हम ये देखिए, आपने इसे लिखा 3.14 क्रॉस 22/7 का आपने मान रख दिया, या फिर अगर 22/7 आप नहीं रखते पाई का, पाई ही रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और इसका गुणा कर देते। ये देखिए 17 का गुणा 8 में, तो 17 8 136 देख लेते हैं, 8 7 56 और 8 एकम 8 5 13, तो वैल्यू आती है 136 पाई। एक आंसर तो ये हो जाता, जो कि थोड़ा सा कम आपको संतुष्ट करता हुआ दिख रहा है, फिर भी एक नंबर में आता, आपका आंसर सही हो जाता। आप चाहते हैं डेसिमल पार्टीशन में, फ्रैक्शन ऑर्डर में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिखते हैं 3.14 × 8 × 7
1 से लगाने की बात होती इसे, तो देखिए मैं ऐसे करता, पहले 8 का गुणा मैं करा लेता इसमें, क्यों या फिर 17 करा लीजिए, 17 चौका 68 हो जाता 8, ये 17 एकम 17 और 6 23 और 17 तिया 51 और 2 53, 2 उनके बाद दशमलव गुणे 8 कर दीजिए, 8 अठारह 64, ये 8 त्रिक 24 और 6 30, फिर 8 त्रिक 24 और 3 27, तो 8 पंजे 40 और 2 42, 2 उनके बाद दशमलव। अब देखिए काफी पेचीदा नहीं लग रहा कि यहाँ पाई आपने अगर वैल्यू नहीं रखी तो ये आंसर, पाई पूरा रख रहा है तो लगभग ये आंसर, तो दोनों आंसर सही है। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी जो है आंसर कंसिडर कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, आपको लगाने की बात की जा रही है और वो आपसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करवा चुका है, देखिए आपसे रेडियस निकलवा चुका है, आपसे स्लैंट हाइट निकलवा चुका है, त्रिज्या ऊंचाई से आप कहते हैं, तो उस कंडीशन में पाई की वैल्यू रखिए या फिर मत रखिए। जनरली पाई की वैल्यू तब रखी जाती है जब उससे मिलते जुलते फंक्शन कैंसिल आउट होते हो। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो फिर हम पाई को एज इट इज ही सॉल्व करना ज्यादा उचित समझते हैं। वो डिपेंड आपके विवेक पे करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे लगाना चाहते हैं। फिलहाल यूनिट की बात मैंने कहा, आर इसमें यूनिट है, आर इसमें डायमेंशन है, भुजा है, यल इसमें भुजा है, दो भुजाओं का जो है योग है, दो भुजाओं का गुणा है, तो आप इसे लिखेंगे, चूंकि यूनिट मीटर में है तो आप इसे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। यहाँ भी सेम कंडीशन मीटर स्क्वायर, तो चाहे आप आंसर इससे कंसीडर करें चाहे आप आंसर इससे कंसीडर करें, दोनों सही है। लेकिन जब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दौड़ा दे, आपसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा दे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 ना रख करके हम एज अ पाई ही क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक शंक्वाकार पिरामिड के आधार की त्रिज्या उसकी संगत ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, यदि शंकु का आयतन 72 पाई घन सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई बताइए। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कंफ्यूजन हो गया। मैंने कहा शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। इसने कहा शंक्वाकार पिरामिड, तो आप चाहे फिगर बना लें समझने के लिए या फिर ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक शंक्वाकार पिरामिड बना लिया, ये शंक्वाकार आपका पिरामिड हो गया। आधार की त्रिज्या का मतलब है रेडियस, उसकी संगत ऊंचाई का मतलब है एज। देखिए ध्यान दीजिएगा, संगत ऊंचाई और स्लैंट हाइट जो है, तिर्यक ऊंचाई, दोनों में अंतर है। जब तक तिर्यक ऊंचाई लिखता नहीं, आप हमेशा नॉर्मल हाइट, हमेशा बेस हाइट कंसीडर करेंगे क्वेश्चन में। क्लियर है? तो आपने कहा एच और आर दिया गया। क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन, एक शंक्वाकार पिरामिड के आधार की त्रिज्या उसकी संगत ऊंचाई के बराबर है। इसका मतलब है सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि ऊंचाई बराबर क्या है, त्रिज्या है। ये चीजें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही त्रिज्या होगी। बिल्कुल ठीक है। यदि शंकु का आयतन, आयतन को आप किससे दिखाते थे, v से, वॉल्यूम से कितना है 72 पाई, घन को मैंने लिखा सेंटीमीटर क्यूब, लिख सकते हैं। दो चीजें गिवन है, आपसे पूछा गया तो शंकु की ऊंचाई की गणना करिए या फिर शंकु की ऊंचाई बताइए। तो अब सवाल ये आता है कि फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे। मैंने कहा सारी चीजें क्वेश्चन में मेंशन रहती हैं, बस आपको पहचानना आना चाहिए। आप ढूंढते रहते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा, जरूरत नहीं। यहाँ देखिए वॉल्यूम का जिक्र किया है, तो हमें एक बार जब इसने वॉल्यूम दिया है, क्यों दिया होगा, क्योंकि हमें अगर ऊंचाई चाहिए तो हो सकता है वॉल्यूम का इस्तेमाल करके आया। कैसे, मैंने कहा कि अगर मैं शंकु के वॉल्यूम की बात करूं, शंकु के आयतन की बात करूं, तो v बराबर आप लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम देखिए दिया हुआ है, जो जो दिया है उसको साथ में रखिए। वॉल्यूम कितना दिया है, आपने लिखा 72 पाई, यूनिट तो लिखने की जरूरत है नहीं, घन सेंटीमीटर, बराबर 1/3 पाई आर की जगह पे क्या लिखे। अब सवाल फंस गया, इसने क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। इसका मतलब है आप आर की जगह पे भी एच रखेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता आप आर की जगह पे एच रख रहे हैं या फिर एच की जगह पे आर रख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में इसने चूंकि हमसे ऊंचाई की बात की है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि रेडियस जो त्रिज्या है उसको भी ऊंचाई में कन्वर्ट करें। या देखिए आपसे सीधे नोटिफिकेशन में दे दिया कि आधार की त्रिज्या उसकी संगत ऊंचाई के बराबर है, इसका मतलब है आर एच के बराबर है। तो आप चाहे आर की जगह एच रखिए या फिर एच की जगह आर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में
हमसे एच पूछा गया, इसलिए हम आर को भी एच में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है तो मैं इसे लिख सकता हूं एच स्क्वायर, और एच तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 72 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो आपने लिखा 72 गुणे 3। मैंने कहा गुणा कराने की जरूरत नहीं है, मैं गुणा करा देंगे काम मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा h की पावर 3 हो गया। अब आप सोच के देखिए, जब h की पावर 2 होता था, पावर हटाने के लिए आप क्या करते थे, अंडर रूट लगाते थे। किस कंडीशन में केवल पावर 2 होता था, तो यहाँ पावर 3 है। देखिए समझते हैं इसे, तो मैंने इसे लिखा 72 गुणे 3 बराबर h, ऐसे लगा। क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अगर यहाँ 2 होता तो मैं दो हमेशा, एक नॉर्मल अंडर रूट हमेशा 2 का बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 है, इसका मतलब इसके अंदर हम 3 रखेंगे। इससे मतलब क्या हुआ कि जब 2 था तो हम 2 की पेयरिंग करते थे, और जब पावर 3 है तो हम अंडर रूट में 3 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। मैंने गुणा इसलिए नहीं किया, कैलकुलेशन पे सीधा हो जाएगा। कैसे लगाएंगे? आपने इसे लिखा ये 3 है, देखिए मैंने 72 को क्या लिखा, मैंने 72 को लिखा 9 8 72 और गुणे 3 बराबर h। सही चल रहा है? क्या देख ले बगल में, तो आप 9 को क्या लिख सकते हैं, ये देख लेते हैं। ये 3 है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, और 8 को लिख सकते हैं आप 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और लास्ट में बचा है क्रॉस 3 बराबर h। पेयरिंग करना, जोड़ा बनाना कितने का, 3 का। क्यों 3 का बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा गया इसके अंदर। तो आपने देखिए 2 का जोड़ा बना दिया, बन गया 2 3 यहाँ 1 3 यहाँ, मतलब अगर जोड़ा बना रहे हैं तो एक जोड़ा 3 का ही बन गया। तो आप यहाँ लिखेंगे h बराबर, जिसका जोड़ा बना वो रूट से बाहर, 3 का जोड़ा बना 3 रूट से बाहर, 2 का जोड़ा बना 2 रूट से बाहर। तो वैल्यू कितनी आई? h बराबर 3 दूना 6। यूनिट क्या लेके चले थे? सेंटीमीटर। तो आपने लिखा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझने का फर्क था क्वेश्चन में। तो आप कहेंगे शंकु की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर। मान लेते आपसे पूछता कि त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है, चूंकि हाइट जो है, जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब अगर हाइट 6 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। मैं सबसे क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा फंसता हुआ आपको नजर आ रहा था, वो मेरे हिसाब से मैंने फंडा क्लियर कर दिया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा यदि किसी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है आधार की त्रिज्या बताइए, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कंपलसरी ये है कि आपको ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मेंशन है, ठीक है। इसलिए मैं फार्मूला आपको रिक्रिएट करना इसलिए सिखा रहा था कि आपको ये पता चले। अभी देखिए जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर आप पूरा फार्मूला मेमोराइज करिए, एक एक चीज ढूंढिए फिर रखिए, तो काम आपके लिए मुश्किल होने वाला है। पहला आपसे पूछा गया आधार की त्रिज्या, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे आप कहते हैं वक्र पृष्ठ, क्या कहते हैं जिसे आप? वक्र पृष्ठ, कितना है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि क्या वक्र पृष्ठ से हमें कुछ पता चलने वाला है। तो मैंने कहा कि अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या हुआ? आप कहेंगे पाई आर एल। एक बार चेक करिएगा, अगर आपको डाउट है तो आप चेक करिएगा कि जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या वो फार्मूला यही है कुछ और है, तब आपको वहां से मजा आ जाएगा। बराबर 308। अब यहां से तो अभी फिलहाल कुछ निकल के नहीं आ रहा, आगे पढ़िए। तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब है स्मॉल एल, कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो आपने कहा कि स्मॉल एल की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? आधार की त्रिज्या। अब आप ये देखिए वक्र पृष्ठ इसने दे दिया तो मैंने वक्र पृष्ठ का फार्मूला रखा, बराबर वैल्यू रख दी। फिर जब फार्मूला और वैल्यू रखा तो हमें यह पता चला कि इसमें से यल की वैल्यू भी गिवन है, इसका मतलब है आर की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 रखनी है। सही रखें, तो मैंने लिखा ऐसे पाई आर एल की वैल्यू हो गई 14 बराबर 308।
आपको r की वैल्यू चाहिए तो आप या फिर ऐसे कर लीजिए, पाई का मान 22/7 रख लीजिए सीधे यहाँ पे, गुणे 22/7। तो 7 का गुणा यहाँ होता तो आप लिखते 22 गुणे r गुणे 14 बराबर 308 और क्रॉस से। आपको r की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे जरूरत नहीं। तो जो चीजें गुणे में वो चीजें बटे में जाएंगी, तो आप लिखेंगे r बराबर 308 क्रॉस 7 बटे 22 और गुणे 14। सही चल रहा है? ये देखिए 7 दूना 14 कैंसिल कर दिया, नो डाउट, यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं। अब देखिए अगर 2 से काटे इसे तो देखिए आप क्या लिखेंगे, 2 15 30 और 2 चौका 8। सही चल रहा है? 154 आया, फिर से आपने 2 से काटने का प्रयास किया, 2 गिरहियम 22 और इसको जब काटा तो 2 7 14 2 7 14 कितना आया 77। 11 से 77 को कैंसिल किया, वैल्यू 7। देखिए प्रीवियस लेक्चर में एक जगह पे मिसिंग था तो बच्चों को थोड़ा सा वहां पे ज्यादा समस्या हुई कि आपने कैंसिल आउट करने में समस्या कर दी। देखिए बोर्ड पे कभी ना कभी चीजें मिस्टेक हो जाती है बाय फॉल्ट, क्योंकि उतनी सारी चीजें आप बार बार देख नहीं सकते। कॉपी पे आप एक बार में सारी जो है फंक्शन पे नजर चली जाती है, बट ऑन बोर्ड सॉल्व करते समय कभी ना कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप उस चीज को इग्नोर कर दीजिए। थोड़ा सा आप मेथड देखिए, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से गलत है इतनी सारी वीडियोस में, तो उस चीज को जो है जेहन में लेने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। फिर भी हम जो है इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। तो देखिए r बराबर कितना आया, r बराबर 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या की वैल्यू आपकी निकली। पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया था, आधार की त्रिज्या मतलब त्रिज्या कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख दें कि r बराबर वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये सॉल्व हो गया, मिटा दें इसे, मेरे हिसाब से मिटा देना ही उचित है। ठीक है, चलिए इसे मैंने मिटा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करिए। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करिए। तो देखिए फार्मूला जिनको पता था उनको कोई दिक्कत नहीं है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते थे आप। मैंने कहा अगर ये मेरा शंकु है तो ऊपर का क्षेत्रफल टोपी, ये ट्रायंगल वाला क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर एल हो गया, और सर्कल वाला क्षेत्रफल क्या हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर। ये तो निकाला था मैंने। अब चलिए मिटा देते हैं, फिगर का कोई रोल है नहीं यहाँ पे, है ना। अब देखिए क्या क्या दिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको फार्मूला इन्वेंशन करना आना चाहिए। अगर आप मेमोराइज करेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि पाई आर आर प्लस या ढूंढ ढूंढ के रखिए, फिर समस्या ही समस्या है। ऐसे भी आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा और वो आपके पास नहीं है। चलिए तो देखिए पाई आर एल का मतलब है वक्र पृष्ठ, जिसकी वैल्यू बिल्कुल सामने ही आपके दी गई। आपने क्या लिखा, इसकी वैल्यू आई 308 सेंटीमीटर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आपने क्या रखा 22/7, और आर की वैल्यू देखिए 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7, 22 से 7 कैंसिल आउट हो गया। देख काम आसान हो गया, कैलकुलेशन ज्यादा से टफ हुआ नहीं। तो आपने लिखा इसे 308 प्लस 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 1 15, जोड़े इसे 8 4 12 और 5 ये 6 और 3 1 4, 462 यूनिट की बात करते हैं। देखिए आप इन दोनों को काउंट नहीं करें, किसी एक को काउंट कर लीजिए। यहाँ देखिए आर अलग डायमेंशंस, आर एल अलग डायमेंशंस, मतलब 2 डायमेंशंस का गुणा 2 भुजाओं का गुणा, तो उस कंडीशन में यूनिट क्या आएगी, पावर 2 हो जाएगी। तो जो सेंटीमीटर आप लेके चले थे तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। मतलब आप कहेंगे कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 462 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप रुक के अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा बड़ा भी है, ऐसा नहीं क्वेश्चन पेचीदा नहीं, बड़ा आसान है, बस समझने का थोड़ा सा फर्क है। लैंग्वेज चेंज कर दिया क्वेश्चन ने। इसने कहा यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार का व्यास, तो आप चाहें तो शंकु बना लें समझने के लिए, तो मैंने शंकु समझने के लिए अपने समझ के लिए बना लिया था।
ऐसे कुछ इस रूप में बन गया। तिर्यक ऊंचाई का मतलब यल की वैल्यू दी गई होगी और आधार का व्यास मतलब डी दिया गया है। ये आधार का व्यास यहाँ पे हो गया डी पूरा, सही। यल की वैल्यू कितनी है, इन्होंने कहा तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, सॉरी 25 मीटर है और डी का मान है 14 मीटर। तो अगर डी 14 है तो आर कितना होगा, रेडियस, चूंकि रेडियस क्या होता है, आप कहेंगे त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास क्या मतलब, अगर इसमें 2 से भाग दे दें तो वो रेडियस आ जाएगा कितना, 2 7 14, इसका मतलब रेडियस की वैल्यू 7। तो दो मान इसने दिए हैं, कौन कौन से, एक दिया है L बराबर 25 मीटर और एक दिया है R बराबर 7 मीटर। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आपके इंट्रोडक्शन पार्टीशन में था। उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेद पेंट। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है, अब ये आपको समझ में आना चाहिए। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है यही है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही। तो अगर हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो आप कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल, यही है। इसका मतलब है कि अगर हमें इसके ऊपर सफेद पेंट लगवाना है, सफेद चूना लगवाना है, तो अगर मुझे एरिया पता रहेगा तभी तो मैं बता पाऊंगा कि कितने जो है चूने की हमें आवश्यकता होगी, है ना। तो इसका मतलब पहले एरिया निकालना जरूरी। कौन सा एरिया, ये सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, कर्व्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सीधा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ऐसे राउंड सरफेस में है, इसलिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। वो सर्कल की तरह झुका हुआ है, क्लियर है। तो पाई का मतलब हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू आपने निकाला 7 और यल की वैल्यू आपने निकाली 25। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 25 दूना 50, 0, 25 दूना 50, ये हो गया 0, और या फिर 22 पंजे 110 कर लीजिए, 22 दूना 44 और 11 55, देख लेते हैं। 25 दूना 50, 0 5 और 25 दूना 50 और 5 55, ये कितना आया 550। क्या यूनिट क्या होगी, R इंटू एल, 2 डायमेंशंस का गुणा हुआ है, इसलिए यूनिट होगी वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। ये किसका आया जो है वैल्यू, आप कहेंगे CSA या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, आप कहेंगे इसे जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर। अब इसमें ये कहा कि आपको पेंट लगाने हैं, लेकिन पेंट का आप जो है पेंटर के पास गए तो उसने ऐसे नहीं बताया कि 1 वर्ग मीटर बराबर हम कितना पैसा लेंगे, उसने कहा हम 100 वर्ग मीटर स्क्वायर का हमारे पास रेट है। क्या रेट है, तो इन्होंने कहा कि पेंट लगाने का जो मूल्य है वो है 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर या फिर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब 100 मीटर स्क्वायर का वो 210 रुपए लेगा। तो यहां से आप ये निकालेंगे कि 1 वर्ग मीटर या फिर 1 मीटर स्क्वायर की क्या कास्ट आएगी चूना पुतवाने के लिए या फिर सफेद पेंट लगवाने के लिए। काम मुश्किल है, तो इसको हम प्रति करने की वजह से कर लेते हैं बराबर। अब देखिए फंडा क्लियर हो जाएगा कि वह 210 रुपया लेगा। कब 210 रुपया लेगा, जब वह 100 वर्ग मीटर स्क्वायर को वो लेपित कर देगा पेंट से। इसका मतलब है मेरे पास 550 वर्ग मीटर है, अगर मुझे 1 वर्ग मीटर का रेट पता चल जाए तो मैं 550 में गुणा कर दूंगा, टोटल मेरा आंसर आ जाएगा, सही है ना। तो मैंने 1 को निकालने के लिए क्या किया, अगर मुझे देखिए मीटर स्क्वायर केवल चाहिए, इसका मतलब 100 से अगर मैं भाग दे दूं तो काम अपना बन जाएगा। कैसे लिखेंगे इसे, आपने लिखा 210 और बटे 100 बराबर मीटर स्क्वायर, जहां कुछ नहीं है वहां आप 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, देखिए 0 से 0 और 1 0 है तो 1 अंक के बाद 2.1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर। यहां से क्या निकल के आया कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको 2.1 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फिर से समझने वाला विषय है, यहां तक तो मेरे हिसाब से नहीं दिक्कत है किसी को। यहां अगर मैं देखूं तो इसने कहा है कि 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर, तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि वह 210 रुपए लेगा। कब लेगा, जब 100 वर्ग मीटर या 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर देगा।
देखिए वर्ग मीटर और मीटर स्क्वायर में कोई अंतर नहीं, केवल लैंग्वेज का फर्क है। ये स्क्वायर को हटाने के लिए इसने वर्ग लगा दिया और हमने स्क्वायर कर दिया। तो आप इस चीज को लेकर परेशान हो कि यहाँ तो वर्ग मीटर लिखा आपने, ये क्या जो है नया कारनामा यहाँ पे कर दिया, इस चीज को लेकर परेशान मत होइए आप। तो मैंने कहा कि 210 रुपया पेंटर आपसे कब लेगा, वो जब 100 वर्ग मीटर स्क्वायर पेंट कर देगा आपका घर। इसका मतलब है कि मुझे इतने वर्ग मीटर स्क्वायर चाहिए। तो मैंने कहा अगर मुझे 1 वर्ग मीटर स्क्वायर पता चल जाए तो मैं उसका इसमें गुणा कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब अगर 210 में हम 100 से भाग दे दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि 1 वर्ग मीटर या 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो कितना है। तो 0 से 0, और चूंकि 0 था यहाँ पे तो मैंने 1 के बाद दशमलव लगा दिया। इसका मतलब ये है कि कारपेंटर जो है, जो पेंटर कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है आपका घर, वह 1 मीटर स्क्वायर का 2.1 रुपया ले रहा है। आपका क्षेत्रफल कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 550 वर्ग मीटर। कितना है, 550 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का 2.1 रुपया, तो 550 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा। तो आपने कहा कि 550 गुणे 2.1। ठीक है, अब चाहे तो आप अलग अलग से गुणा कर लीजिए, वो डिपेंड आप पे करता है, नहीं तो 21 का पहाड़ा आता हो आपको। मैंने कहा अगर मैं इसे सीधे सॉल्व कर, देखिए 1 का गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, 550, 2 का गुणा करेंगे, एक स्थान काट दिए, 2 0, 2 5 10 और 2 5 10 11। ये देखिए 0 5 5 1 1, एक अंक के बाद दशमलव लगा था, एक अंक के बाद दशमलव। तो आंसर कितना आया, 1155 दशमलव के बाद 0, कोई रोल नहीं लग गया। ये क्या है, 1155 क्या है, रुपए। इतना क्या है, रुपए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 555 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है तो आपको 1155 रुपए अपने जेब से खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, किस रेट के आधार पर, 2.1 प्रति वर्ग मीटर की स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए 1155 रुपए अपने जेब से निकालने पड़ेंगे या फिर कारपेंटर को देने पड़ेंगे। क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन का प्रचलन सबसे ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा समय भी लगा क्वेश्चन को समझाने में। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए इस सेशन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, समूह के हम इसके बाद भी एक क्वेश्चन लेंगे, वो हो सकता है ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इस सेशन के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें जरा सा भी संशय नहीं। तो उम्मीद हम करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन। किसी तंबू में 6 व्यक्ति खड़े हैं। अब सवाल ये फंसता है, खड़े हैं बैठे हैं डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे तंबू में रहने का आशय है कि एक निश्चित जगह और एक आप कह सकते हैं एक निश्चित क्षेत्रफल या फिर एक निश्चित वैल्यू। तो मैंने टेंट बनाया, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। मैंने एक टेंट बना दिया, ये हो गया अपना टेंट, सही है मेरे हिसाब से। आगे 6 व्यक्ति खड़े हैं, तो मैंने कहा टेंट में मैं 6 व्यक्ति बना देता हूं, हालांकि व्यक्ति ऐसे तो होंगे नहीं, है ना। ये 6 व्यक्ति मैंने बना दिए, 3 हो गया, 8 थोड़ा सा हमारा खराब है ना। चलिए चलिए देखिए 6 व्यक्ति बना दिए हमने। प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए 15 मीटर स्क्वायर जगह। अब सवाल फंस रहा है, 15 मीटर स्क्वायर जगह। तो मैंने मान लिया कि अगर एक व्यक्ति, आप सोच के देखिए, अगर एक व्यक्ति 15 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है, एक व्यक्ति 15 मीटर स्क्वायर या 15 वर्ग सेंटीमीटर, तो 6 व्यक्ति कितनी जगह लेंगे। तो आप कहेंगे 15 गुणे 6 बराबर 90 मीटर स्क्वायर। क्यों कैलकुलेट कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए 15 मीटर स्क्वायर जगह, मतलब 6 व्यक्ति हैं
और आपको उतनी ही जगह चाहिए जितने में आप कंफर्टेबल हो, मतलब ज्यादा जगह आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब है अगर एक व्यक्ति को 15 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए तो उस तंबू में 6 व्यक्ति को रहने के लिए कम से कम या फिर नेसेसरी कंडीशन में 90 मीटर स्क्वायर जगह होनी ही चाहिए। सही है? तो मामला यहां से फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या इससे ज्यादा हो सकता है एरिया, क्या इससे कम हो सकता है? नहीं, डिजायर का मतलब इतना ही एरिया, इससे ज्यादा एरिया नहीं होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि अगर हम इस पार्टीशन की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर। ये देखिए ये फ्लोर हो गया क्योंकि आप इसी फ्लोर पर बैठे हैं, तो इस एरिया ऑफ द फ्लोर का मतलब है पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आई? 90 मीटर स्क्वायर। तो इस टॉपिक में चैलेंजिंग क्या है, ये सब ढूंढना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि लैंग्वेज आसान नहीं क्वेश्चन का पकड़ना। आप सोच के देखिए, आपके दिमाग में ये अभी तक नहीं घुसा होगा कि पाई आर स्क्वायर आया कहां से। सही है? फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। इसने कहा प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति को रहने के लिए 15 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। तो मैंने कहा अगर एक व्यक्ति को 15 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए तो 6 व्यक्ति को रहने के लिए 90 मीटर स्क्वायर की जगह होनी चाहिए। अरे भाई आप खड़े कहां होंगे? तंबू के ऊपर लटकेंगे थोड़ी, आप खड़े तो जमीन पर ही होंगे ना, कि तंबू पर लटक लेंगे? आप नहीं लटकेंगे ना। तो इस वजह से आप चूंकि फ्लोर पर खड़े रहेंगे, इसलिए हमें फ्लोर का एरिया चाहिए कि हमें खड़े होने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो मैंने कहा 90 मीटर स्क्वायर। और अगर शंकु की बात करें तो नीचे का हिस्सा है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 90 मीटर स्क्वायर। एक फंडा क्लियर हुआ आपका यहां से। सही है? आगे, तथा सांस लेने के लिए 25 मीटर क्यूब हवा की जरूरत है। अब मामला फंसा। सांस लेने का क्या मतलब है यहां पे? तो सांस लेने का मतलब यह है कि 25 घन मीटर की जो एयर होनी चाहिए वो एक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। 6 व्यक्ति के लिए कितनी हवा होनी चाहिए? तो आप कहेंगे, ये पे देख लेते हैं बगल में कि अगर यही 6 व्यक्ति हैं तो एयर कितना होना चाहिए। तो आपने लिखा एक व्यक्ति के लिए जो हवा है वह है 25 मीटर क्यूब। तो 6 व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 गुणे 6, तो 25 छक्का 150 मीटर क्यूब। अब समझते हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि अगर व्यक्ति यहाँ है और हमें अब हवा कहाँ पे भरी रहेगी? पूरे तंबू के अंदर। ये पूरे पार्टीशन में हवा रहेगी, पूरे पार्टीशन में हवा रहेगी, है ना। हवा केवल ऊपर वाले पार्टीशन में थोड़ी रहेगी। मतलब अगर हम फ्लोर का एरिया हटा दें तो आप कहेंगे पूरे तंबू में केवल हवा ही हवा रहेगी। तो आप कहेंगे अगर फ्लोर का एरिया भी बंद कर दे तो वहां भी हवा रहेगी। इसका मतलब है कि अगर हम शंकु का वॉल्यूम देखें तो ये चूंकि शंकु के पूरे अंदर का है, मैंने आपको जोकर की टोपी बताई थी कि जोकर का अगर टोपी है तो उसके अंदर का एरिया ही पूरा जितना एरिया फिल्ड रहता है कोन का, जो आप आइसक्रीम कहते हैं, वो पूरा आयतन है। और हवा आयतन के रूप में ही रहेगी, कि क्षेत्रफल के रूप में रहेगी नहीं, क्योंकि कोन ही जो है त्रिकोणीय है। क्योंकि आपका जो शंकु है वही 3 डायमेंशनल है, इसलिए हवा भी 3 डायमेंशनल रहेगी इसके अंदर। ठीक है? इसका मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति को हवा 25 मीटर क्यूब चाहिए तो 6 व्यक्ति को हवा 150 मीटर क्यूब चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि शंकु का जो आयतन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 150 मीटर क्यूब होना चाहिए। शंकु का जो आयतन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 150 घन मीटर या फिर 150 मीटर क्यूब। इन्हीं 2 कैलकुलेशन की हम बात कर रहे थे। इसमें टफ जरूर है लेकिन आसान है। यकीन मानिए अगर आप इसे समझ लेते हैं अच्छे से, आप सीजल के पेपर उठा के देखिएगा, आपको ये जैसे क्वेश्चन तमाम मिलने वाले हैं जो प्रीवियस सेशन पूछेगा। टेट के पेपर उठा के देखिएगा, एक आध क्वेश्चन इससे जरूर पुट अप होगा। ये ऐसा सेशन है जहां से क्वेश्चन पूरे मेंसुरेशन से खत्म हो जाए, लेकिन ये एक टॉपिक है जहां किसी भी पेपर में इससे इक्का दुक्का क्वेश्चन तो पुट अप होगा ही होगा। क्योंकि आपका उसे पता है कि आपका कंसेप्ट इतना बढ़िया नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्लोर पर खड़ा है आदमी तो हवा तो ऊपर ही लेगा, तो वॉल्यूम कहां से हुआ, है ना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, कोण का अगर हिस्सा है आपने बंद कर दिया तो अंदर उसके आयतन के बराबर ही, अरे भाई आपने लीटर लिया, कितनी उसमें जो है आप कहते हैं कितना दूध आया, तो आपने देखा धारिता किसमें मेजर होती है? हमेशा वो मीटर क्यूब वाले पार्टीशन में होती है कि नहीं, कि उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सेम कंडीशन यहाँ पे। तो इसका मतलब है 2 चीजें निकल करके यहां से आई। क्या आई?
एक तो आधार का क्षेत्रफल निकल के आया पाई आर स्क्वायर, और एक स्वतः कोण का वॉल्यूम निकल के आया, कोण का आयतन निकल के आया। मैं बार बार करूं, टफ नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे, चीजें अच्छे से समझ में आएगा। फ्लोर पर आप खड़े हैं, चूंकि मैंने कोण बना दिया, या तंबू में आप नीचे ही तो खड़े होंगे, कोई लटक के तो खड़ा नहीं होगा, इसका मतलब नीचे का आपको एरिया चाहिए। नीचे का कितना एरिया है? मैंने कहा चूंकि शंकु के नीचे का एरिया सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है 6 व्यक्तियों को किसी तंबू के अंदर रहने के लिए कितने जो है रिक्वायर्ड क्षेत्रफल की जरूरत होगी? 90 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जरूरत होगी, जो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। दूसरा, मैंने कहा एक व्यक्ति को अगर 25 घन मीटर जो है हवा की जरूरत है, तो 6 व्यक्ति को 150 घन मीटर की आवश्यकता होगी। अब चूंकि हवा पूरे कोण में भरी रहेगी, इसका मतलब अगर हम कोण का वॉल्यूम निकालेंगे तभी हमको पता चल पाएगी कि हमें कितना डिजायर्ड जो है ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने हमें आवश्यकता है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो 2 चीजें यहां से निकल के आए। अब स्पीकर को मिटा देते हैं, अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर पे आगे। देखिए मैंने इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि आप एक बार इसको समझ जाए, फिर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो उस तंबू की संगत ऊंचाई h पूछा गया, तो मैंने कहा चूंकि ये वॉल्यूम दिया गया, तो अगर वॉल्यूम का हम फार्मूला रखें तो हो सकता है हमें कुछ मिले। कैसे? मैंने लिखा v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, फार्मूला है। v की वैल्यू कितनी है? 150। आपने लिखा 150 बराबर 1/3 पाई r की वैल्यू दिया है? नहीं दिया। लेकिन अगर थोड़ा सा सेंस आप लगाएं तो आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ही इसने दी है कितनी? 90 मीटर स्क्वायर। तो आपने इसे लिखा पाई आर स्क्वायर की जगह पे 90, और आपसे ऊंचाई की वैल्यू पूछेंगे तो ऊंचाई के लिए आपने लिखा। क्वेश्चन में कुछ नहीं ढूंढना है, फार्मूले सारे एकदम नॉर्मल तरीके से दिए गए, आप बस उसका इन्वेंशन करना सीखिए। नहीं सीख पाए तो टफ है आपके लिए। चलिए, तो आपने 150 गुणे यहां कर दिया, तो आपने लिखा 150 गुणे 3 बराबर 90 गुणे h। आपको h की वैल्यू चाहिए, तो आपने लिखा 150 गुणे 3 और बटे 90 बराबर h। सही चल रहा है? 1 0 से 1 0 कटा, 3 त्रिका 9 और 3 5 15। तो आप कहेंगे यहां से h की वैल्यू आई 5 यूनिट, क्योंकि मीटर में लेके चले थे, इसका मतलब है 5 मीटर। इसका मतलब है इन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तंबू की जो ऊंचाई होनी चाहिए, मैक्सिमम ऊंचाई, वो 5 मीटर होनी चाहिए, मिनिमम ऊंचाई वो भी 5 मीटर। मतलब अगर एग्जैक्ट 5 मीटर है, तो ये जो सारे व्यक्ति हैं उनके रहने का और सांस लेने की जो उचित प्रबंध है वो उसी तंबू में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यस पूछा गया था, आपने यस निकाला। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने में 20 सेकंड भी नहीं लगने वाले, लेकिन समस्या क्या? लैंग्वेज आप नहीं पकड़ पाए तो आप उसी में हाथ मारते रहिए, फिर आपके समझ में आने वाला चीज नहीं। सही है, हमेशा ध्यान रखिएगा, व्यक्ति फ्लोर पर रहेंगे, हवा फ्लोर से ऊपर रहेगी। तो अगर फ्लोर से ऊपर चाहिए, ये कोण है, तो आप कोण का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि कितना हवा आएगा। ठीक है, तो फिर आपने वॉल्यूम का फार्मूला लगा, चूंकि आपसे एच पूछा गया था तो मैंने वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया और जो जो वैल्यू दी थी रख दिया, कैंसिल आउट किया, एच बराबर 5 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन।